आज के हमारे विश्लेषण में जो दस्तावेज हैं जिन्हें हम अप्रैल 2026 स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग कह रहे हैं, वो ऐसे ही ना अनपेक्षित और बहुत ही गहरे कनेक्शन से भरे पड़े हैं। हाँ, है ना। और सच कहूं तो इन दस्तावेजों को पढ़ना मुझे ऐसा लगा जैसे किसी देश के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपग्रेड नोट्स पढ़ रहा हूं मैं। मतलब जहां एक साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बदले जा रहे हैं। एकदम सही। हार्डवेयर यानी हमारा प्रशासन और सॉफ्टवेयर यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे प्रशासन हो गया, शिक्षा, पर्यावरण और ये वैश्विक संस्कृति, ये अलग अलग धागे मिलकर भारत एट 2047 यानी विकसित भारत के विजन को आकार दे रहे। और देखिए, इन धागों को जोड़ना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि नीतियां कभी भी ना वैक्यूम में काम नहीं करती। हाँ बिल्कुल। मतलब एक क्षेत्र का बदलाव दूसरे क्षेत्र पर बहुत गहरा असर डालता है। जब हम इस ब्रीफिंग को पढ़ते हैं तो ये साफ हो जाता है कि 2047 का लक्ष्य केवल एक आर्थिक नारा नहीं है। हाँ, वो एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। बिल्कुल, जिसे एकदम ग्राउंड जीरो से रिबूट किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस हार्डवेयर से ही शुरुआत करते हैं जो इस पूरे देश को चलाता है। मतलब हमारा प्रशासन और यूपीएससी के नए नियम। हाँ, इस ब्रीफिंग में सिविल सेवा परीक्षा 2026 के नियमों में जो बदलाव हुए हैं ना, वो काफी चर्चा में है। विशेष रूप से वो जो अटेम्प्ट वाली नीति है। हाँ, वो काफी बड़ा बदलाव है। मतलब नए नियमों के अनुसार यदि सिविल सेवा परीक्षा 2026 में किसी उम्मीदवार का चयन ग्रुप ए या आईपीएस में हो जाता है और वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेता है, तो उसे अपनी रैंक सुधारने के लिए कोई और मौका नहीं मिलेगा। एक मिनट रुकिए, मतलब अगर कोई टैलेंटेड उम्मीदवार है और वो आईएएस बनना चाहता है तो उसे रैंक सुधारने से क्यों रोकना? क्या ये एक तरह से टैलेंट को सीमित करना नहीं हो गया? देखिए, सतह से देखने पर ये बिल्कुल टैलेंट को रोकने जैसा लग सकता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो ये दरअसल फोकस और जो हमारे संसाधन है ना, उनके सही इस्तेमाल का मामला है। अच्छा, वो कैसे? होता ये था कि उम्मीदवार किसी एक सेवा में चयनित हो जाते थे, ट्रेनिंग एकेडमी पहुंच गए, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपनी अगली परीक्षा की तैयारी पर होता था। बिल्कुल सही पकड़ा। वे ट्रेनिंग की कक्षाओं पर ध्यान नहीं देते थे, असाइनमेंट्स टालते थे। अरे हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। तो इससे होता ये था कि सरकार जो लाखों रुपए और संसाधन उनकी ट्रेनिंग पे खर्च कर रही है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। हाँ, और प्रशासन को ऐसा अधिकारी मिल रहा था जिसका अपनी मौजूदा सेवा से कोई जुड़ाव ही नहीं है। एकदम सही। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए जो नियम लाया गया है उसमें वन टाइम एग्जेम्पशन यानी एक बार की छूट का विकल्प दिया गया है। अच्छा, मतलब जो उम्मीदवार 2026 में चयनित हैं, वे अगर अपनी रैंक सुधारना ही चाहते हैं तो एक बार की छूट लेकर 2027 की परीक्षा दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जीवन में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका होगा। और यदि कोई 2028 में भी परीक्षा देना चाहता है तो उसे अपनी वर्तमान सेवा से इस्तीफा देना ही होगा। ये नीति उम्मीदवारों को एकदम स्पष्ट विकल्प देती है, या तो आप अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दें या फिर बाहर जाके तैयारी करें। मतलब दोनों नाव पर पैर नहीं रख सकते आप। बिल्कुल नहीं। और हाँ, जो आईएएस और आईएफएस अधिकारी हैं उनके लिए नियम पहले जैसे ही हैं कि यदि वे पहले से चयनित हैं तो उन्हें मेंस में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ जी। और इसी प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए जो कैडर आवंटन नीति 2026 आई है, उसमें भी तो एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है ना? बहुत ही बड़ा। जो 2017 से 2025 तक जोन सिस्टम चलता था, उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हाँ, और उसकी जगह एक नया साइकिल सिस्टम लागू हुआ है। बिल्कुल, जहां 25 कैडरों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योग्राफिकल जोन या जो भौगोलिक क्षेत्र की बाध्यता थी वो समाप्त हो गई है। हाँ, अब कैडर का आवंटन पूर्णता मेरिट यानी योग्यता पर आधारित होगा। ये तो ऐसा हुआ ना कि किसी खेल में आपने भौगोलिक कोटे को हटा दिया और सिर्फ टैलेंट को मैदान पर उतार दिया। एकदम सही उपमा है ये। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इस पुराने जोन सिस्टम को अचानक खत्म करने की क्या नौबत आ गई? मतलब वो सिस्टम भी तो किसी सोच के साथ ही लाया गया होगा ना? देखिए, नौबत अचानक नहीं आई है। हाँ। इसके पीछे एक बहुत लंबी प्रशासनिक चुनौती रही है। अच्छा। पुराने जोन सिस्टम में अक्सर ये देखा जाने लगा था कि अधिकारी अपने ही गृह राज्य या उसके आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में ही सिमट कर रह जाते थे। समझ रहा हूँ। जबकि ऑल इंडिया सर्विसेज का मूल उद्देश्य ही ये था कि एक राज्य का टैलेंट दूसरे राज्य में जाए, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण हो। लेकिन जोन सिस्टम के कारण एक तरह की क्षेत्रीय गुटबाजी या लालफिताशाही पनपने लगी थी। बिल्कुल, अधिकारी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। और ये जो नया साइकिल सिस्टम है, ये मेरिट पर चलता है। हाँ, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको आपकी पसंद का कैडर मिलेगा, फिर चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो। मतलब ये क्षेत्रीयता की दीवारों को तोड़ता है। सही कहा। जब एक युवा अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में काम करेगा ना, तो उसमें एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित होगा। और इसी को तो हम प्रशासनिक चपलता या एडमिनिस्ट्रेटिव एजिलिटी कहते हैं ना? बिल्कुल। अगर हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठना ही होगा। हाँ, ये तो बहुत ही लॉजिकल लगता है।
खैर, ये तो हो गई प्रशासन के टॉप लेवल की बात कि टैलेंट को कैसे रिफाइन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम उस फनल के सबसे निचले हिस्से की तरफ देखें ना, हाँ। तो हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है। आप मानव पूंजी की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि पारदर्शी प्रशासन तभी काम करेगा जब देश की मानव पूंजी मजबूत हो। विश्व बैंक के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि जिस टैलेंट पूल को हम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, उसकी तो नींव ही दरख रही है। ये शिक्षा व्यवस्था में जो लर्निंग पॉवर्टी या अधिगम दरिद्रता का संकट है, ये शायद इस पूरी ब्रीफिंग का सबसे गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। श्रोता शायद सोच रहे हों कि ये कितना बुरा हो सकता है, तो इसे थोड़ा इमेजिन करते हैं। हाँ। विश्व बैंक के अनुसार 55% बच्चे 10 वर्ष की आयु तक एक साधारण पाठ भी पढ़ने में असमर्थ हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 55 बच्चे उस किताब का एक पन्ना तक नहीं पढ़ सकते जो उनके हाथ में है। ये कोई छोटा डेटा पॉइंट नहीं है, ये तो एक पूरी जनरेशन का क्राइसिस है। और हमारा अपना ASER 2024 का डेटा भी तो यही कह रहा है ना कि कक्षा 3 के केवल 23.4% छात्र ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। ये आंकड़ा हमें साफ बताता है कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन स्कूलिंग का मतलब लर्निंग नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। हमारी स्रोत सामग्री इस गहरी समस्या के 3 मुख्य कारण बताती है। पहला है प्रमुखता का अभाव। इसका क्या मतलब हुआ? क्या माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें? देखिए, आसान भाषा में कहें तो हमारे समाज में या पंचायत के स्तर पर बच्चों की पढ़ने की क्षमता की कोई मांग ही नहीं है। अच्छा, मतलब वे चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए, उसे डिग्री मिले, मिड डे मील मिले। हाँ, लेकिन क्या वो सच में सीख रहा है? क्या वो पढ़ पा रहा है? इसे लेकर कोई दबाव स्कूल पर नहीं डाला जाता। ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरा बड़ा कारण है हमारा इनपुट केंद्रित दृष्टिकोण। हमने दशकों तक सिर्फ स्कूल की इमारतों, शिक्षकों की उपस्थिति और बुनियादी ढांचे पर फोकस किया है। हमने कभी आउटकम यानी नतीजों को नहीं मापा। एक मिनट रुकिए, हम हर साल शिक्षा के बजट के बढ़ने का, नई इमारतों के बनने का जश्न मनाते हैं। हाँ, मनाते तो है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि इनपुट पर इतना पैसा खर्च होने के बावजूद आउटकम में इतना बड़ा लीकेज इसलिए है क्योंकि हम गलत मैट्रिक्स को माप रहे हैं? एकदम सही। अगर आप सिर्फ ये मापेंगे कि कितनी ईंटें लगी हैं, तो आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत सटीक बात कही आपने। और तीसरा कारण है संरचनात्मक बाधाएं। जैसे जब एक छोटे बच्चे को उसकी मातृभाषा के बजाय किसी अन्य भाषा में शिक्षा दी जाती है ना, तो वो सीखने के बजाय सिर्फ रटने लगता है। बिल्कुल, वो रटंत विद्या शुरू हो जाती है। और इसी लीकेज को रोकने के लिए कुछ नए समाधान इस ब्रीफिंग में दिए गए हैं। जैसे निपुण भारत का लक्ष्य रखा गया है कि 2026-27 तक हर बच्चे को बुनियादी साक्षरता मिल जाए। और इसके लिए टीचिंग एट द राइट लेवल या TARL पद्धति और जादुई पिटारा जैसे उपाय लाए गए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या ये उपाय सचमुच उस गहराई तक जा पाएंगे? क्या ये जादुई पिटारा इस रटंत विद्या को सच में खत्म कर पाएगा? देखिए, जादुई पिटारा कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। हाँ, वो तो है। ये एक वैचारिक बदलाव है। ये बच्चों को किताबों के भारी बोझ से दूर ले जाकर खेल और गतिविधियों के जरिए उनका विकास करता है। लेकिन इसमें जो सबसे क्रांतिकारी चीज है ना, वो है TARL। अच्छा, ये कैसे काम करता है? मतलब एक आम क्लासरूम से ये कैसे अलग है? सामान्य क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कक्षाओं में बैठते हैं। अगर कोई 10 साल का बच्चा कक्षा 5 में है, लेकिन उसे पढ़ना कक्षा 2 के स्तर का आता है, तो टीचर फिर भी उसे कक्षा 5 का ही सिलेबस पढ़ाता रहेगा और वो बच्चा पीछे छूटता चला जाएगा। बिल्कुल। TARL पद्धति इस पूरे सिस्टम को पलट देती है। अच्छा, इसमें बच्चों को उनकी कक्षा या उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि उनकी लर्निंग लेवल के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। अरे वाह, मतलब उस 10 साल के बच्चे को पहले वही सिखाया जाएगा जो उसे नहीं आता? हाँ, यानी कक्षा 2 के स्तर की चीजें। जब उसका बेस मजबूत हो जाएगा, तब उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये तो बहुत ही बुनियादी और जरूरी सुधार है। अगर नीतियां ऐसे काम करें, तो हम अपनी युवा आबादी को 2047 की उस तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिना मजबूत नींव के कोई भी मानव पूंजी काम नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ ना एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम इस मानव पूंजी को अर्थव्यवस्था का इंजन मान लें, तो वो इंजन दौड़ेगा कहाँ? वो सड़क है हमारा पर्यावरण। एकदम सही। और हमारी रिपोर्ट का अगला हिस्सा इसी पर एक खतरे की घंटी बजा रहा है। हाँ, बिना पर्यावरणीय स्थिरता के कोई भी आर्थिक विकास एक मृग तृष्णा या इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि पृथ्वी की स्थिरता की जो 9 ग्रह सीमाएं हैं, यानी प्लैनेटरी बाउंड्रीज, उनमें से 7 को हमने पार कर लिया है। श्रोता शायद सोच रहे हो कि ये ग्रह सीमाएं असल में हैं क्या? क्या कोई फिजिकल लाइन खींची हुई है? नहीं, आप इसे ना एक कार के स्पीडोमीटर में दिए गए रेड जोन की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। जब तक सुई सुरक्षित लिमिट में है, इंजन ठीक काम करता है। लेकिन अगर आप लगातार रेड जोन में गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? इंजन फट जाएगा। बिल्कुल। ये ग्रह सीमाएं पृथ्वी के सुरक्षित ऑपरेटिंग स्पेस को दर्शाती हैं, जैसे ताजे पानी का उपयोग, ओजोन परत या जलवायु परिवर्तन। और 7 सीमाओं का टूटना मतलब हम लगातार रेड जोन में है। बहुत गहरे रेड जोन में। और जो नवीनतम उल्लंघन सामने आया है, वो है महासागरीय अम्लीकरण या ओशन एसिडिफिकेशन।
रेवोल्यूशन। औद्योगिक युग के बाद से इसमें 30 से 40% की वृद्धि हो चुकी है। और इसका मैकेनिज्म समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, जब हम फैक्ट्रियों और गाड़ियों से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समुद्र सोख लेते हैं, और पानी और कार्बन के मिलने से एसिड बनता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, इसका सीधा असर ये हो रहा है कि समुद्र में मौजूद सीपियों और कोरल रीफ के कवच सचमुच इस एसिड में घुलने लगे। ये तो हुआ मैक्रो लेवल जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, लेकिन इसी रिपोर्ट में एक माइक्रो लेवल का उदाहरण भी है, द इकोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, वही जो हमने शुरुआत में बात की थी। मानव बाघ संघर्ष में आई तीव्र वृद्धि, और इसके पीछे का कारण वो एक पौधा है। अरे हाँ, लैंटाना कैमरा। ये पूरा घटनाक्रम तो किसी ताश के पत्तों के महल की तरह है। बिल्कुल। ये लैंटाना एक आक्रामक और विदेशी पौधा है जिसने हमारे 50% वनों पर कब्जा कर लिया है। ये इतनी तेजी से फैलता है कि ये जंगल की जो स्थानीय घास होती है ना, उसे उगने ही नहीं देता। जैसे हिरण या जंगली सुअर जो उस घास पर निर्भर है। हाँ, उनकी संख्या तेजी से गिरने लगती है। यही तो वो इकोलॉजिकल कैस्केड या डोमिनो इफेक्ट है ना। शाकाहारी जीव कम हुए तो बाघों का मुख्य शिकार छिन गया, और फिर भूखे बाघ अपनी जान बचाने और भोजन की तलाश में वनों से बाहर निकल आते हैं, और मवेशियों और अंततः इंसानों का शिकार करने के लिए विवश हो जाते हैं। मतलब आपने नीचे से एक पत्ता यानी घास खींचा और ऊपर बैठा बाघ सीधा इंसानी बस्तियों में आ गिरा। ये इस बात का बहुत ही डरावना उदाहरण है कि पर्यावरण में हर चीज कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और यही वो सूक्ष्म समझ है जो विकसित भारत के लिए चाहिए। बिल्कुल। एक तरफ हमारे महासागर अम्लीय हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक पौधा स्थानीय स्तर पर खूनी संघर्ष पैदा कर रहा है। जब तक हमारी नीतियां इन दोनों स्तरों पर काम नहीं करेंगी ना, कोई भी आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। सही कहा। अब अगर हम भारत की इन आंतरिक चुनौतियों से थोड़ा जूम आउट करें तो वैश्विक पटल पर भी एक अजीब सी हलचल दिख रही है। ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स। हाँ, मतलब क्या पूरी दुनिया सिर्फ तबाही की तरफ जा रही है? ब्रीफिंग का ये सेक्शन कुछ अलग ही कहानी बयां करता है। ऐसा लगता है जैसे सरकारें अचानक नींद से जागी हैं और एक कोर्स करेक्शन चल पड़ा है। हाँ, ये सुधारात्मक लहर बहुत स्पष्ट है। जिन चीजों को कभी आजादी का प्रतीक माना जाता था, अब सरकारें उन्हें भविष्य के लिए खतरा मान रही हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तुर्की ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और उधर ब्रिटेन ने तंबाकू और वेप्स बिल पारित कर दिया है, जिसके तहत आज के बच्चों पर आजीवन सिगरेट या वेप्स खरीदने पर प्रतिबंध लग गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पीढ़ियों को बचाने का बहुत ही आक्रामक तरीका है, और सकारात्मक कदम भी तो दिख रहे हैं। हाँ, जैसे फिनलैंड ने दुनिया का पहला परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाकर एक बड़ी वैश्विक समस्या का तकनीकी हल निकाला है। और भारत भी इस नवाचार में पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश की शेखा झील को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि जैव विविधता को सहेजने के लिए बहुत अहम है। और IIT रोपड़ का भी तो नाम है इसमें। हाँ, भारत की पहली कृषि इंटेलिजेंस प्रणाली। ये तकनीक खेती को डेटा ड्रिवन बनाएगी। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां मानव जाति अपनी ही बनाई समस्याओं से लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कला, साहित्य और विज्ञान में नवाचार का जश्न भी मनाया जा रहा है। 2025-26 के सिनेमा और साहित्य के पुरस्कार। हाँ, अगर हम ग्लोबल सिनेमा को देखें तो ऑस्कर और बाफ्टा के बीच एक आम सहमति दिखी। बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को चुना गया, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे पॉल थॉमस एंडरसन, और अभिनेत्री का पुरस्कार JC बकले को मिला, दोनों मंचों पर। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के मामले में दोनों अकादमियां अलग अलग राय रखती दिखी। हाँ, ऑस्कर मिला माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए, जबकि बाफ्टा ने रॉबर्ट एरामायो को चुना। और साहित्य की दुनिया भी उतनी ही समृद्ध दिख रही है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल लेखक R वेरामुथु को दिया गया है, जो ये सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक बन गए हैं। और साहित्य अकादमी हिंदी के लिए ममता कालिया को, जीते जी इलाहाबाद के लिए, और अंग्रेजी के लिए नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बुकर पुरस्कार डेविड सजले ने फ्लैश के लिए जीता, और अनुवादित साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय बुकर भारत की बानू मुश्ताक को हार्टलैम्प के लिए मिला। ये सभी पुरस्कार हमारी विविधता को दर्शाते हैं, लेकिन जो विज्ञान के नोबेल तुल्य सम्मान है ना, वो बताते हैं कि मानव दिमाग कैसे समाधान खोजता है। बिल्कुल। वास्तुकला का प्रिट्जगर पुरस्कार चीन के लिू जिकुन को मिला, और गणित का एबल पुरस्कार मासाकी कासीवारा को दिया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील की मारियांगेला डेंगेरिया को मिला। उनका माइक्रोबायोलॉजी का काम शायद भविष्य में हमारी प्लेट में खाना सुनिश्चित करेगा। और हाँ, पॉप कल्चर की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मेक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता है। तो जब आप इन सभी फ्लैश पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं तो साफ होता है कि मानव जाति अपनी गलतियों से सीख रही है। बिल्कुल। और अब इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर अगर हम आज चर्चा की गई इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो इंडिया एट 2047 का वो ट्राइड ढांचा उभर कर आता है। हाँ, ये 3 गियर्स का सिस्टम है। पहला गियर है प्रशासनिक चपलता,
जो हमने यूपीएससी और कैडर आवंटन में देखा। दूसरा गियर है हमारी मानव पूंजी। अगर हम उस फनल के लीकेज को टाल जैसे तरीकों से नहीं रोकेंगे तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ एक बोझ बन जाएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गियर है पर्यावरणीय स्थिरता। बिल्कुल, सच्चा विकास तभी संभव है जब ये तीनों आयाम एक साथ काम करें। बहुत ही शानदार निष्कर्ष है ये। जाते जाते आज के इस विश्लेषण से एक विचार उभरता है जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे। आज हमने देखा कि हमारे महासागर अम्लीय हो रहे हैं और हमारे बच्चे बुनियादी पाठ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि जादुई पिटारा और टाल जैसी नीतियां समय रहते सफल हो जाती हैं, तो क्या यही वो नई पीढ़ी होगी जो 2047 तक हमारी तोड़ी गई ग्रह सीमाओं को सुरक्षित स्तर पर लाने के लिए कोई क्रांतिकारी समाधान खोज निकालेगी? क्या हमारी पृथ्वी का इलाज हमारे आज के उन बच्चों के हाथों में है जो कल पढ़ना सीखेंगे? इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।